जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में इसका तीसरा नाम पढ़ रहे थे ना, मेनांदर ओरिजिनल नाम, मिलिंद बानो के अंदर नागसेन के साथ कॉन्वर्सेशन जो थे उसके अंदर मेंशन्ड एज मिलिंद, फिर एज मिनेंद्र also. He is also identified with the king Minendra, which is mentioned in a fragmented खरोष्ठी inscription जो कि मिली है बजौर में, presently in the northwestern frontier province of Pakistan, which refers to the enshrining of a relics of Buddha, probably in a stup during his reign. अबे enshrining of the relics of Buddha का मतलब समझ रहे हो? उस फ्रेज का मतलब याद है मैंने आपको बताया था, बुद्धा के अवशेष, चाहे उनके वो शरीर के अवशेष हो या जीते जी वो जो भी कोई चीज यूज करते थे, उसके लिए उसको एक बहुत प्रॉपर एक डब्बे में, उस डब्बे के अंदर प्रॉपर तरीके से एक जो नकाशी हो, उसको एक सेंटर पॉइंट पर रखकर जमीन में गाड़ कर जो भी इनके मंत्रों के उच्चारण होते हैं वो कर कर बुद्धिस्ट मंक के द्वारा उसके ऊपर एक स्तूप का स्ट्रक्चर बिल्ड करा जाता था। याद है वाली चीज फ्रॉम द चैप्टर बुद्धिज्म जैनिज्म? ठीक है, तो यहां पर फिर से इस लाइन को पढ़ो। इसको मिनेंद्र राजा कब बोला गया है? ही इज मेंशन्ड एज मिनेंद्र, नाम ना ही मिनांदर ना ही मिलिंद, बट एज मिनेंद्र। खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन एक हमें मिली है ऑन अ बॉक्स, ऑन अ छोटा सा डब्बा बजौर में, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जो कि पहले आजादी के टाइम तक, आजादी से पहले हमारा पार्ट हुआ करता था, NWFP। यहां से कौन था एक लीडर, बहुत फेमस लीडर, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार। ही इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। उसकी प्राइवेट फोर्सेस का नाम खुदाई खिदमतगर्स। ठीक है, तो विच रेफर्स टू एनश्राइनिंग ऑफ रेलिक्स ऑफ द बुद्धा प्रोबेबली इन अ स्तूप ड्यूरिंग हिज रेन। इसके कार्यकाल में ऐसा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हरमाइयस, हरमाइयस, हरमीज, हरमीज भी बोलते हैं इसको, लास्ट रूलर था ये इस बैक्ट्रियन डायनेस्टी, बैक्ट्रियन एम्पायर का। ही वाज डिफीटेड बाय द पार्थियंस। यानी कि अगर क्रोनोलॉजी की बात करें, क्रोनोलॉजी छोड़ो, सबसे पहले हम कंटेम्पररी की बात करते हैं। बैक्ट्रियंस हैं, बैक्ट्रियंस की नाक में दम करने वाले शाइनी कौन से ट्राइबल ग्रुप, श्रेया? स्काइथियंस। और बैक्ट्रियंस को अगर हरा दिया गया है किसके द्वारा, पार्थियंस के द्वारा, तो ये भी हुआ कंटेम्पररी। इनको बस आप मयूर इस जमाने के इस रीजन के चोला चेरा पांड्या मान लो। ठीक है, बैक्ट्रियंस, स्काइथियंस एंड पार्थियंस। तो बैक्ट्रियंस के बाद शुरू में मतलब जो इंडो ग्रीक के कंटेक्स्ट में जब हम रूल की बात करते हैं कि बाहर से कोई चला है यहाँ पर और सेकंड सेंचुरी बीसी में पहली बार इन्वेजन होने को दिख रही है हमें आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, तो वो बैक्ट्रियंस के, और बैक्ट्रियंस को हराने वाले कौन, पार्थियंस। ऐसा नहीं था कि स्काइथियंस ने नहीं हराया, नाक में दम कर दिया गया था, जिसकी वजह से बैक्ट्रियंस प्रॉपर तरीके से, उनका बैटरी ने बाहर था वेस्ट एशिया में, उससे खिसक खिसक के देवर फोर्स टू इन्वेट इंडिया। पढ़ा ना भी हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो ही वाज डिफीटेड बाय पार्थियंस, लास्ट रूलर था अराउंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेकंड सेंचुरी BC, which led to the end of Greek rule in Bactria and the area to the south of Hindu Kush. राइटर यहां पर आपको एक और चीज बता रहा है, however it should be noted that Indo-Greek rule continued in northwestern India for some time, for some more time. एक रानी के बारे में यहां पर मेंशन है जो कि ऐसा माना जाता है राजा मिनांदर वन की बड़ी सारी रानियां थी, उनमें से एक थी, इसका नाम है क्वीन अगा ठोकलिया, रानी अगा ठोकलिया, और उसका बेटा स्टैटो।
और इनके जॉइंट कॉइन्स इशू कर गए। जॉइंट कॉइन का मतलब क्या होता है? आगे पीछे, ठीक है। वो कोई सिक्के ऐसे तो नहीं हो सकते ना, ये ऐसा होगा, है ना। एक साइड इसके सरफेस में यहां, एक साइड इसके यहां, ठीक है। नाम देख लो, क्वीन अगाथोगलिया और स्ट्रैटो बेटा, और प्रोबेबली शी वाज वन ऑफ द क्वींस ऑफ मिनांदर वन। दिस नॉर्थ वेस्ट गांधार रीजन वाज आल्सो लॉस्ट टू पार्थियंस एंड शाकास आने वाले समय के अंदर। किसके हाथों से चला गया? इंडो ग्रीक बैक्ट्रियंस के हाथों से। बाद में 1st सेंचुरी बीसी में, या फिर जैसा कि आप चलोगे, अच्छा मुझे भी बताओ, जब 1st सेंचुरी बीसी हो जाएगी, जब ऐसे करते करते अगर मान लो कि मैं 3 बीसी पे हूं, 2 बीसी पे हूं, 1 बीसी पे हूं, अब कौन सा साल आएगा? अब कौन सा साल आएगा? पहले 0, फिर फर्स्ट एडी 1 एडी यूज मत करा करो, इसलिए बताया ना मैंने अभी। सीई सी भेजू चर्च तुम्हें मैं। तो लेटर इन द 1st सेंचुरी बीसी क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अच्छा लेटर इन द 1st सेंचुरी बीसी और द अर्ली 1st सेंचुरी सी, the remaining part of their territory, that is the area to the east of the Jhelum, it was also ceded to the Kshatrap ruler Rajubula, या राजबुल भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। और ये जो क्षत्रप बोला जा रहा है ना उसको, ये इसी के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, सत्रपी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सबऑर्डिनेट रूलर्स। ये सारे के सारे क्योंकि बाहर से ही थे, ये किसी न किसी एम्पायर में एक प्रकार से गुलाम रह चुके थे। जैसे यार दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टी स्टार्ट होती है पहले की पहली, सबसे पहली मामलुक स्लेव डायनेस्टी, वो भी तो नौकरी तो थे, यहां पर आके चौड़े हो रहे थे। अब इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इनका पूरा खानदान ये क्या रह चुका था? मामलुक डायनेस्टी के पार्ट थे ना ये दोनों। यहां कुतुब मीनार बना के खुश हो रहे हैं, कोई और एम्पायर होता तो झाड़ू पोछा लगा रहे होते वहां पर। तो इंपैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक रूल, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। नंबर 1, इंडो ग्रीक्स पहले राजा थे भारत के अंदर जिन्होंने कॉइन्स इशू करे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स एंड निकल कॉइन्स। which can be definitely attributed to any dynasty, and they were also the first to issue gold coins in India, which increased in number under Kushan. बाद में आगे चलकर जो सिक्के आएंगे शाकास के, पार्थियंस के और शत्रप्स के, उन्होंने इंडो ग्रीक लीनेज को ही फॉलो करा। तो ये इनका पहला इंपैक्ट है। उनके सिक्कों में जो बायलिंगुअल स्क्रिप्ट या जिसको बायस्क्रिप्ट कहते हैं, वो जो देखने को मिलती थी, एक साइड एक लैंग्वेज लिखी गई है, दूसरी साइड दूसरी लैंग्वेज लिखी गई है, या सिक्के की एक ही साइड पर ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, ये वाला ट्रेडिशन फॉलो करा आगे चलकर शाकास ने, पार्थियंस और शत्रप्स ने। इंडो ग्रीक सिक्के जो थे, दे वर मिनिएचर्स ऑफ एस्थेटिक एक्सीलेंस, कि छोटे से सिक्कों पर इतनी बेहतरीन नक्काशी कैसे हो सकती है। और जब नक्काशी की या किसी भी स्किल की यहां पर इस टाइम पर बात होती है, तो श्री हमने फीचर्स में यहां पर जाना था ना मॉर्निंग में, जब हम इस चैप्टर को हमने स्टार्ट करा था। ये देख लो कि दिस पीरियड आल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्कल्पचरल एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। अब यहां से बात सिर्फ आर्किटेक्चर की नहीं है, यहां से बात इसकी भी आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स, इंक्रीज यूज ऑफ करेंसी।
नकाशी बहुत बेहतरीन थी सिक्कों के ऊपर। तो इंडो ग्रीक कॉइन्स वर मिनिएचर्स ऑफ एस्थेटिक एक्सीलेंस ऑफ प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू। प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू की मतलब यहां पर बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स अलग अलग सिक्के, वेरी गुड, उनकी अलग अलग डिनोमिनेशंस। भारत में आप सिक्के एक्सेप्ट करने से कितने हद तक मना कर सकते हो, मतलब कितने सिक्के, उसके बाद आप बोल सकते हो सामने वाले पर्सन को मैं तो नहीं ले रहा। 2000 1000 कितने? 1000 1000। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? इंडियन कॉइन एक्ट। Coin Act. क्या चेक या डिमांड ड्राफ्ट आपको लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है क्या? No sir. आप फॉरेक्स जितना मर्जी रख सकते हो अपने पास, फॉरेन करेंसी नहीं नहीं। डीमोनेटाइज नोट्स आप रख सकते हो अपने पास, नहीं रख सकते हो। अगर हम लोग सरकार के साथ या उस वर्क के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो हम किस फॉर्म में वो रख सकते हैं? एज अ हॉबी, कलेक्शन हॉबी, और उससे थोड़े से ज्यादा इफ यू आर डूइंग सम रिसर्च वर्क। लेकिन आपके पास 1.5-2 लाख की 1.5-2 करोड़ की गड्डी मिल गई तो खेरा तिहाड़। So Indo-Greek coins were miniatures of aesthetic excellence of precise economic value and also providing useful information on emerging religious sects and cults, especially Shaiva sects and Bhagavad sect. और भागवत वाली बात याद है उस राजा की? He was worshipper of Sung dynasty का राजा, he was worshipper of कृष्णा एंड गरुण। याद है? अपने आपको भागवत कहता था ये। भगवत पुराण भी होती है, मैंने आपको बताया था। तो श्रेया, आपके मंदिर में गरुण भगवान है? यस चलो सुबह तक तो नहीं थे, आ गए शाम तक उड़ गए होंगे बेचारे, नहीं है ना, वापस आ गए, शाम हो गई तो that were prominent in that area. Coinage were also adjusted to region and requirement. अब यहां पर हम एक डिफरेंस जानते हैं, इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। इंडो ग्रीक कॉइन्स which were circulated to the north of Hindu Kush and Indo Greek coins which were circulated to the south of Hindu Kush. यहां से प्रीलिम्स के अंदर एक ट्रैप करने वाली स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। याद रखना। अगर हम बात करें हिंदू कुश माउंटेन के ऊपर वाली साइड, they were made of gold, silver, copper and nickel. Southern side पर they were made of silver, copper and were often square in shape. They followed the Attic weight standard and had Greek legends. अब Attic weight standards मतलब बेसिकली जो, हाँ नहीं प्रिसाइज तो ठीक है, हमारी कंट्री में यूज ना होगा जो इनकी कंट्री में यूज होता था, ये उस हेलेनिस्टिक कल्चर की बात कर रहे हैं, ग्रीक कल्चर की। दे हैड बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस इन ग्रीक एंड खरोस्टी। रियरली मिले हैं सिक्के, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, रियरली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट आल्सो, एंड दे फॉलोड एन इंडियन वेट स्टैंडर्ड। इसलिए मैंने आपको बताया कि वो अपनी कंट्री का, ये अपनी का, ये हमारी कंट्री। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, अब आप कहोगे सारे होता क्या? जो स्क्वायर फीट होता है, जो एक बीघा जमीन होती है, एक एकड़ जमीन होती है, हमारे देश में इंडिया के अंदर अंदर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसकी कैलकुलेशन होती है। मानते हो इस चीज को? टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर्स, पहाड़ी इलाका है, प्लेन इलाका है, समुद्र के आसपास का इलाका है, एक एकड़ के लैंड की कीमत, एक जमीन का पट्टा, उसका कितना एकड़ होगा, स्क्वायर फीट क्या होगा, ये बदल जाता है। कुछ स्लाइटली तरीके से बदले, लेकिन जरूर बदल जाता है। जितना लैंड आप सरकार से लेना चाह रहे हो इन टर्म्स ऑफ इतने बीघा जमीन, गंगा यमुना दोआब रीजन के पास, वो सेम कैलकुलेटरी टर्म्स में आपको हिमाचल प्रदेश में नहीं मिल सकता,
आपको रोहतांग में नहीं मिल सकता, आपको मनाली में नहीं मिल सकता। टोपोग्राफी अलग, ज्योग्राफी अलग, रिलीफ फीचर्स अलग, इस वजह से। तो coins that were issued on the north side of Hindu Kush, they had royal portraits on the obverse and images of Greek deities such as Zeus god, Apollo, and Athena on the reverse along with the name and title of the king. ये चीज क्या जस्टिफाई करता है? बताओ इससे क्या हो जाएगा? सिक्के की एक साइड राजा, दूसरी साइड भगवान। राजा भी भगवान जैसा। क्या राजा का? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिवाइन पावर्स है उसके पास। वेरी गुड, डिवाइन रूल। कि इसको कुछ बोलने का या इसको बदनाम करने का मतलब क्या है? कि इसको अपसेट करना देवी देवता को। जीएस गॉड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ग्रीक, सारे ग्रीक गॉड ही हैं। इनका चित्र पता है कहां लगाया जाता था? नॉट चित्र बट पूरी की पूरी एक मूर्ति, और इन्हीं के नाम से शुरुआत होती है। किसकी? मतलब इन्हीं की, मतलब जब यहां पर इनको बैठाया जाता था। ओलंपिक्स, इनकी मूर्ति लगाकर सामने कॉम्पिटिशंस होते थे। उस टाइम पर 5 दिन के लिए होते थे ओलंपिक्स। फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है वहां पर दे रखी है इंफॉर्मेशन। रॉयल पोर्ट्रेट अकर्स ऑन द ऑब्जर्व साइड बट मोटिव्स ऑन द रिवर्स इंक्लूड रिलीजियस सिंबल्स। ये बात हो रही है ऑन द साउथ ऑफ हिंदू कुश, दैट वर इंडियन रेदर देन ग्रीक इन इंस्पिरेशन। तो मुझे क्या बताओ, इनमें से कौन से सिक्के भारत में यूज होते थे? साउथ हिंदू कुश। साउथ ऑफ हिंदू कुश। अब ऐसा नहीं था कि ये जो सिक्के, आप ये सोचो कि यहाँ पर सिर्फ सिल्वर कॉपर के ही मिले। सिर्फ वाली कोई बात नहीं यहाँ पर, कि यहाँ पर आप ये सोचो बाउंड्री बन गई है तो ये फीचर बिल्कुल ही नाम मात्र को देखने को ही नहीं मिलेंगे। यार राजा तो एक ही है ना, रूल तो एक ही है। राजा एक नहीं है, मतलब वो रूल का जो सिलसिला चल रहा है वो तो एक ही है। थोड़ी सी झलक तो देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर बात हो रही है 90% वाली, मेजोरिटी वाली। उसके बाद और क्या इनकी, क्या ये छाप छोड़कर गए हैं अपने रूल का? क्या इंपैक्ट था? दे इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट एंड हेलेनिस्टिक लिटरेचर सच एज गांधार आर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, जो कि प्योरली ग्रीक आर्ट फॉर्म तो नहीं था, लेकिन यहां पर हमें इंटरमिंगलिंग, अमेल्गमेशन देखने को मिलता है। इंडियन कल्चर प्लस सेंट्रल एशियन कल्चर, उसके अंदर ग्रीक कल्चर। अब सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट क्यों? बैक्ट्रियन एम्पायर कहां पर बनाकर बैठे हुए थे? सेंट्रल एशियन कंट्री में। नॉर्थ वेस्टर्न इलाका भारत का, और भारत के अंदर घुसते घुसते अयोध्या और पाटलिपुत्र तक आते आते, गंगा यमुना दोआब तक आते आते प्रॉपर भारत। लेकिन इनका ओरिजिन कहां का है? ग्रीस का। तो वहां पर कौन सी आर्ट है? हेलेनिस्टिक आर्ट। तो a striking instance of this mailing is the base नगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। और याद है श्रेयस ने बड़ा तंग करा था हमें प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर। ये किसके कार्यकाल में आया था? ये भागवत के कार्यकाल में। हाँ। कौन से एम्पायर के कार्यकाल में? शुंग। तो न्यू टर्म्स which had the influence of Greek terminology, they began to be used in the Indian subcontinent. For instance, the term Horshastra, used for astrology in Sanskrit, is derived from the Greek word horoscope. और हम लोग बार बार नहीं बोलते रहते हैं ये हमारी, आप कोई सी भी एनसीईआरटी उठा लो कि ग्रीक वर्ड इसका ये होता है, ग्रीक मतलब ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ये जो सिलसिला चला ना, ये इन्हीं की वजह से चला। बहुत ज्यादा जो हावी होते हुए दिखता है। 6th क्लास में जितनी एनसीईआरटी पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, ब्रैकेट में चीज नहीं रहती कि इन ग्रीक नोन एज दिस, इन ग्रीक नोन एज दैट, है ना? ये है बुद्धा की गांधार इमेज। हेलेनिस्टिक ग्रीक्स
They are also known for their monumental buildings and their small and finely crafted objects. जैसा कि हम इस फीचर्स में भी जान रहे थे पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के कंटेक्स्ट में. There was an increase in specialized crafts and emergence of sophisticated sculptural and architectural styles. The excavations of the sites of आई खनूम. अभी आई खनूम क्या है? कहां पर है आई खनूम? भूल गए? मौर्यन एम्पायर में बताया था इसके बारे में मैंने. हाँ. आई खनूम is the archaeological site of a Hellenistic city in Tagar province, अफगानिस्तान. और यहीं पर किसकी भी पहुंची थी? नहीं पहुंच, बुद्धा कहाँ गए? हाँ, कैसे अशोक ने क्या कंस्ट्रक्ट करवाया था इस रीजन में आसपास? कांधार पिलर इंस्क्रिप्शन को भूल गए? कहां पर है कांधार? अफगानिस्तान. ये भी यहीं पर है, अफगानिस्तान. ठीक है. हाँ. Located on the confluence of Oxus River and Kokcha of modern Balkan Republic, Antioch and Sirkap at Taxila, they reveal a great talent of urban planning. ये नाम छोड़ दो, कंफ्यूज मत होना इससे, हमारा कुछ लेना देना नहीं है. ऑक्सिस रिवर के बारे में मुझे आपको बताना था, उतना बेसिक मैंने आपको बता दिया. इनसे ना कभी क्वेश्चन निकले ना कभी निकलेंगे. डोंट वरी. हाँ, लेकिन ये तक्सिला और ये बेसिक अफगानिस्तान तजाकिस्तान ये पता होना चाहिए. आप कल को सोचो कि कंट्री भी ना पता हो, जितना दिखा रहा हूं उतना पता होना चाहिए. हाँ, ऑक्सिस रिवर अब नाम यूज नहीं होता. अब इस नदी का नाम क्या है? अमू दरिया. तो इंडो ग्रीक्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप, और इन्हीं गवर्नर्स को बोला जाता था सत्रप या फिर स्ट्रेटिकोस. सत्रप्स तो इनके वो भी खुद भी तो सत्रप्स थे ना. हाँ, खुद भी. नहीं सत्रप मतलब यहाँ पर ये सिर्फ मिलिट्री गवर्नरशिप के टाइटल को एक बताया जा रहा है. गुलामी जो करते थे, किसी के अंडर ही काम कर रहे हैं, गुलाम का मतलब. रूलर. हाँ, सबऑर्डिनेट रूलर. मतलब गुलामी का मतलब थोड़ी ना था कि झाड़ू पोछा लगा रहा कोई आपके नीचे. सबऑर्डिनेट थे. अब एक बार बताओ, तो था ना जिसने ओवरथ्रो कर दिया था उसको, सत्रपी. हाँ. प्रॉपर तरीके से इनका बना बनाया खानदानी रूल कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा आपको किसी भी एम्पायर का. यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के अंदर पुष्यमित्र सुंग क्या था बताओ? क्या खानदानी वो अमीर था बताओ? मारा था उसको प्रियदत्त को. मिलिट्री चीफ था. किसका? प्रियदत्त का. प्रियदत्त. कब मारा था उसने प्रियदत्त को? उसका मर्डर कब करा था? क्या कर रहा था प्रियदत्त उस टाइम पर? ट्रूप्स की इंस्पेक्शन कर रहा था, मॉनिटरिंग कर रहा था. किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा उसको? ज्यादा पसंद नहीं करते थे उसको. दूसरे में कोई पसंद नहीं मारा ना. बहुत सारे लोग पसंद नहीं आते मुझे आजकल. तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतने ही. आगे बात करेंगे हम लोग स्काइथियंस और पार्थियंस के बारे में, शाकास के बारे में, सत्रप्स के बारे में और शत्रप के बारे में कि वो सत्रप क्या शत्रप एक ही है. इंडियन वर्जन इसका जो शत्रप बोला जाता है क्या वो सत्रप ही है या सत्रपीस कौन होते थे? ये सारी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. ये आपके